हम राजपूत काल देखेंगे तो राजपूत काल में सबसे पहले इनकी उत्पत्ति और क्या इनके प्रमाण है कि कौन कौन कहाँ से आया। अब देखो तो इसमें देखते हैं कि राजपूत काल में इसमें कहा जाता है कि ये राजपूतों का राजपूत काल में कुल 36 राजपूत कुलों का उल्लेख मिलता है। तो इनकी उत्पत्ति के लिए मतभेद है, क्या मतभेद है देखते हैं। इनकी उत्पत्ति को देखो, पहले कहते हैं, कुछ कहते हैं कि प्राचीन क्षत्रियों से गौरीशंकर ओझा कहते हैं। वहीं अग्निकुंड से उत्पत्ति बताते हैं, कौन बताते हैं, चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रासो। पीटू मतलब परमार और प्रत्याहार और चालुक्य और एक और बच्चे चालुक्य और चंदेल नाम से कुछ होंगे। तो पीटू सीटू इसे थोड़ी बनते हैं। और वहीं विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत है, उसमें सीथियन कहते हैं, जो कर्नाटाड़ कहते हैं कि सीथियन जाति से हैं। और B.S. स्मिथ कहते हैं कि कुषाण और शक के ये मिश्रण है। वहीं D.R. भंडारकर कहते हैं कि ये वही विदेशी मूल के लोगों से है। और इस काल में जो राज्यों की संख्या को देखते हुए इस कालखंड को ईश्वी प्रसाद ने राज्यों के अंदर राज्यों का काल कहा है। और इस समय त्रिपक्षीय संघर्ष का भी नाम मिलता है, जो कन्नौज को लेकर के, उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हुआ था, उसमें कन्नौज को काफ़ी नाम आता है। अब चलते हैं, इसमें सबसे पहले किस राजवंश की शुरुआत होती है देखते हैं, गुर्जर प्रतिहार। तो इसमें देखो गुर्जर प्रतिहार, तो इसमें क्या है, ये राजस्थान के दक्षिण में एक गुजरात नाम का प्रदेश था। तब इनकी राजधानी भीलमाल हुआ करती थी। नागवत प्रथम जो थे ने आगे चल करके उज्जैन में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। किसने की, कौन कर रहा है, देखो नागवट प्रथम कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, उज्जैन में कर रहे हैं। नागवट इसकी गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना है और इसकी राजधानी भीलमाल बताई जाती है। जबकि जो नागवट द्वितीय थे 9वीं शताब्दी में चक्रायुद्ध को पराजित किया था। चक्रायुद्ध कौन थे, इसमें किस वंश से थे, इसमें देने रखा, चलो कोई बात नहीं, आगे पता होगा। चक्रायुद्ध को पराजित किया था और कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव डाली थी। मतलब क्या है, उज्जैन के उत्तरार्ध लेकर के युद्ध हो रहा था, तो वहाँ पे ये शासक रहे होंगे चक्रायुद्ध उज्जैन के हर्षवर्धन के बाद में। तो उसके वहाँ पर जो कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, तो उसमें कन्नौज के ये शासक थे चक्रायुद्ध, तो उनको पराजित किया था नागवट द्वितीय ने। और वहाँ पे इस वंश की नींव डाली थी गुर्जर प्रतिहार की। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक मीर भोज हुआ करता था। वह विष्णु का उपासक था और उसने आदि बढ़ा और प्रभास जैसी उपाधियाँ धारण की थी। मीर भोज की उपलब्धियों की चर्चा ग्वालियर अभिलेख में मिलती है। तो मीर भोज के बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो ही चीज़ हैं कि ये विष्णु का उपासक था, आदि बढ़ा की उपाधि, प्रभास की उपाधि और ग्वालियर अभिलेख। इसके बारे में और कुछ नहीं आता है आदि बढ़ा के बारे में। उसी के शासनकाल में एक अरबी यात्री सुलेमान भारत आया था। इसी वंश के शासक महेंद्रपाल के राजगुरु राजशेखर, जिन्होंने कर्क मंजूरी, काव्य मीमांसा, द्वैभंजिका, बाल रामायण और बाल भारत जैसी रचनाओं का निर्माण किया था। बाल भारत और बाल रामायण। राजपाल इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था, जो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कन्नौज छोड़ करके भाग गया था। मतलब राजपाल तो क्या है, महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, लेकिन ये चंदेल छोड़कर भाग गया था। बाद में क्या हुआ, चंदेल शासक था विद्याधर, विद्याधर ने इस राजपाल की हत्या कर दी थी, गुर्जर प्रतिहार शासक राजपाल की। और यशपाल इस वंश का अंतिम शासक था। यशपाल इस वंश का अंतिम शासक था। यशपाल ये लिखा है, अंतिम शासक था। इसके पश्चात प्रत्याहारों के सामंत प्रत्याहारों के सामंत थे कौन, गुजरात के चालुक्य और जेजाक भुट्टी के चंदेल, ग्वालियर के कच्छप घाट और मध्य भारत के कलचुरी, मालवा के परमार और शाकंभरी के चौहान क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र हो गए थे। ये मतलब इनके सामंत रहे थे, लेकिन ये सारे लोग बाद में स्वतंत्र हो गए, क्योंकि इनकी जो गुर्जर प्रतिहार था शासन था उनका थोड़ा कमज़ोर हो गया, इसलिए सब लोग स्वतंत्र हो गए। आगे चल करके कन्नौज में प्रत्याहार के स्थान पर गहरवाल वंश आया। ठीक है ना। अब देखो कहाँ आ रहा है, कन्नौज में आ रहा है। कौन सा आ रहा है, गहरवाल वंश आ रहा है। गहरवाल वंश, इस वंश का स्थापक चंद्रदेव था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था गोविंद चंद्र था। इसके दरबार में लक्ष्मीधर विद्वान रहते थे, जिसने कल्पतरु की नामक ग्रंथ की रचना की थी। और इसने विविध विद्यासागर और वाचस्पति उपाधि धारण की थी। किस किस की उपाधि धारण की थी, विद्याधर वाचस्पति की उपाधि धारण की थी लक्ष्मीधर ने। और कल्पतरु जाकर कृत्य कल्पतरु इसका ग्रंथ था। इसी वंश का एक अन्य प्रमुख शासक जयचंद था, जो पृथ्वीराज चौहान का शत्रु था। उसने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की मदद की थी। और 1194 में
जो चंदावर का युद्ध हुआ था, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। देखो, इसने पृथ्वीराज चौहान की मदद नहीं की थी, लेकिन किसकी मदद की थी? गौरी की। अब गौरी ने इसको पराजित कर दिया, ये होता है परिणाम। इसीलिए हमेशा अपने लोग हैं उनकी मदद करना चाहिए। जयचंद के दरबार में संस्कृत का प्रसिद्ध कवि हर्ष रहता था, जिसने नैषध चरित्र की रचना की थी। पूछा जाता है कि जो हर्ष रहता था किसके दौरान रहता था? जयचंद के दौरान रहता था। अब आता है चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक पूछा जाता है कौन थे? तो इसके संस्थापक वासुदेव थे, और इनका उदय राजस्थान के शाकंभरी क्षेत्र से होता है। और इस वंश का जो अजयराज या फिर अजयपाल जो शासक थे, या अजमेरू या फिर अजमेर नाम की नगर की स्थापना की थी, अजयपाल थे उन्होंने। इस वंश का एक अन्य प्रमुख शासक विग्रह चतुर्थ थे, जिन्होंने बीसलदेव या फिर बीसलदेव कहते हैं। इसने क्या किया? संस्कृत भाषा में जो हरकेल नामक नाटक ही लिखा था, वो कहाँ लिखा था उसमें भी पूछा जाता है। जिसकी कुछ पंक्तियाँ मिलती, कहाँ मिलती? ऐबक द्वारा निर्मित 2.5 दिन के झोंपड़ा मस्जिद में मिलती, मतलब उसकी सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों पर ये नाटक की कुछ पंक्तियाँ मिलती हैं वहाँ पर। और इसने सोमदेव को संरक्षण दिया था। सोमदेव एक इतिहासकार थे, और उन्होंने कथा सरिता सागर और ललित विग्रह नामक ग्रंथ लिखे थे। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ था चौहान वंश का पृथ्वीराज चौहान, जिसने गौरी के साथ युद्ध किए थे, और इसने जिसे राय पिथौरा भी कहा जाता था, और चौहान तृतीय नाम था इसका। और इसने 1182 में चंदेल शासक परमादेव को पराजित किया था। इसी वंश का सोलंकी शासक भीम द्वितीय को शांति समझौते के लिए मजबूर किया था। किसने मजबूर किया था? पृथ्वीराज चौहान ने। अब 1191 में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य युद्ध हुआ, लेकिन कहते हैं गौरी हार गया, और फिर दोबारा से युद्ध होता है 1192 में। 1191 हुआ तायन का प्रथम युद्ध बुनते हैं पहले वाले को, दूसरी बार तायन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें गौरी विजित हुआ और पृथ्वीराज चौहान मारा गया। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में जयनाक और चंद्रबदाई जैसे विद्वान रहते थे, जिन्होंने देखो जो जयनाक ने पृथ्वीराज विजय लिखी थी, वहीं जो चंद्रबदाई थी पृथ्वीराज रासों के ग्राम ग्रंथ की रचना की थी। अब आते हैं चंदेल शासक। चंदेल शासक में देखते हैं कि इनका कहाँ राज रहता था? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा थोड़ा सा वो आता है। और इस वंश के शासक जेजाक शक्ति या जेजाक भुक्ति थे, और बुंदेल राज का जेजाक भुक्ति बुंदेल राज था उसका नाम जेजाक भुक्ति था। इस वंश की स्थापना का श्रेय निम्नों को जाता है। अब देखो, जेजाक शक्ति इस वंश के कौन थे? इस वंश के शासक जेजाक शक्ति के नाम पर, अच्छा, बुंदेलखंड का जो नाम पड़ा, जो इस वंश के शासक रहे थे जेजाक शक्ति या जेजाक भुक्ति, और इस वंश की स्थापना निम्नों ने की थी। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक यशोवर्मन था। इसने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ पर विष्णु का चतुर्भुज मंदिर बनवाया था इसने, यशोवर्मन ने। यशोवर्मन के जो पुत्र थे धंगदेव ने खजुराहो में एक मंदिर का निर्माण कराया, जिसे जिन्नाथ वैद्यनाथ या विश्वनाथ मंदिर नाम उल्लेखनीय है। इसने संगम तट पर अपना शरीर त्याग दिया। कौन से तट पर? संगम तट पर। संगम तट में दक्षिण भारत में और कहाँ है? अब देखो, धंगदेव के बाद में अब कौन आ रहा है? गंडदेव का पुत्र विद्याधर इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ था, जिसने प्रत्यह शासक राजपाल की हत्या मात्र इसलिए कर दी थी क्योंकि उसने महमूद गजनवी या कन्नौज पर आक्रमण किया था। उस समय बिना युद्ध करे वहाँ से भाग गया था। मैंने पढ़ाया था, तो जो एक शासक हुआ करता था गुर्जर प्रत्यह शासक का राजपाल, वो अगर गौरी से युद्ध करे भाग गया था, तो इस वंश के शासक ने उसकी हत्या कर दी थी, विद्याधर ने। और ये वंश कौन सा वंश था इसका? चंदेल शासक वंश होगा, चंदेल शासक था। अब विद्याधर ने महमूद गजनवी से आक्रमण किया, सफलतापूर्वक विरोध किया, लेकिन फिर भी बाद में समझौता हुआ, तो जो विद्याधर थे इसमें 300 हाथी भेंट स्वरूप दिए थे किसको? गौरी को। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक परमारी देव था। आला उदल इसके दरबार में रहते थे। परमारी देव पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। आला उदल जगनिक खंड के नायक हैं। आला उदल किसके नायक हैं? जगनिक एक आला खंड है उसके। खजुराहो मंदिरों का निर्माण 950 से लेकर के 1000 ईस्वी तक चलता है। पूछा जाता है अक्सर। चंदेल शासकों में धंगदेव, गंगदेव, अच्छा, जो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया गया था 1000 से लेकर के 950 लेकर 1000 ईस्वी में, वो किसने करवाया था? धंगदेव और गंडदेव, ठीक है ना, परमार वंश।
परमार वंश मालवा में थे और परमार की आरंभिक राजधानी उज्जैन थी। बाद में ये धारा नगरी बनी थी जो मध्य प्रदेश में है, इंदौर से थोड़ी दूरी पे। और इस वंश का संस्थापक उपेंद्र कृष्णराज को माना जाता है। इस वंश का स्वतंत्र शासक जो प्रतापी राजा सीयक था या श्रीहर्ष था। इस वंश का पहला जो महान शासक था बागपति मुंज को माना जाता है, जिन्होंने धार के निकट मुंज सागर नामक झील बनवाई थी। इनके दरबार में यशोरूपावलोक के रचयिता धनिक, नवशशांक चरित्र के रचयिता पद्मगुप्त और तथा दस रूपक के लेखक धनंजय रह करते थे। इसने चालुक्य शासक तेलव द्वितीय को अनेक बार पराजित किया था। देखो, मुंज ने किसको को पराजित किया? चालुक्य शासक तेलव द्वितीय को कई बार पराजित किया था। इस वर्ष में सबसे शक्तिशाली शासक भोज परमार थे, जो विद्वानों को आश्रय दाता थे, स्वयं विद्वान थे और कविराज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? कविराज की, मतलब ना कविराज कहा जाता था। इसने विभिन्न विषयों पर 20 से अधिक पुस्तकें लिखी है, और जिसमें आयुर्वेद पर आयुर्वेद सर्वस्व और स्थापित कला पर समरांगण सूत्राधार की रचना की है। भोज ने अपनी राजधानी धारा नगरी में भोजशाला नामक एक महाविद्यालय बनवाया था। यहाँ बाघ देवी मतलब सरस्वती जी की एक मूर्ति स्थापित करवाई थी। राजा भोज ने भोजपाल शहर बसाया था और यहाँ एक तालाब का भी निर्माण कराया था। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया था। भोज ने चालुक्यों पर आक्रमण कर उनकी राजधानी अहनवाड़ ज्योति को लूटा और चंदेल पर भी आक्रमण किया था। त्रिपुरी के कलचुरी शासक गंगदेव को भी पराजित किया था राजा भोज ने। अंततः चालुक्य और कलचुरी शासकों ने मिलकर के एक संघ बनाया और धारा नगरी को नष्ट कर दिया और भोज को मार डालिया। मतलब किसने? कलचुरी ने और चालुक्यों ने। भोज की मृत्यु पर विद्वानों ने कहा है कि अतधारा निराधारा निरालंबो सरस्वती, अर्थात आज विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए। ये पूछा जाता है कि ये भोज के लिए कहा जाए। कलचुरी शासक, और कलचुरी शासक में देखते हैं कौन कौन है। इस वंश में चेदी वंश, यहाँ पर है वंश के नाम से भी जाना जाता है। जबलपुर के निकट जो त्रिपुरी है, त्रिपुरी इस वंश की राजधानी है त्रिपुरी में। इस वंश का संस्थापक कोकल प्रथमा को माना जाता है। लक्ष्मण राज इस वंश को खूब विस्तार किया था और सबसे ज़्यादा विस्तार लक्ष्मण राज ने किया था। कलचुरी वंश के सबसे महान शासक खंडदेव थे, जिन्होंने कलिंग विजय प्राप्त की और कलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। कलचुरियों ने पूर्व मध्य में स्वर्ण के सिक्के विलुप्त हो जाने के पश्चात सर्वप्रथम आरंभ किया था, और प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी दरबार में रहते थे। परमार और चंदेल शासकों में लगातार संघर्ष के कारण इस वंश का पतन हो गया था। किसमें? चंदेल और परमार शासकों में। अब आ जाते हैं गुजरात के चालुक्य। अब गुजरात के चालुक्य में देखते हैं कि शासक की स्थापना और राजधानी क्या थी। सोलंकी इस वंश को मूलतः सोलंकी कहा जाता है, मतलब सोलंकी वंश नाम से जाना जाता है, जो गुजराती के चालुक्य थे। इस वंश की संस्थापक था वो मूलराज प्रथम था तथा इनकी राजधानी अहड़वाल थी। चालुक्य शासक भीम प्रथम ने 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। 1025 में चालुक्य प्रथम के समय में आक्रमण किया। कुछ विद्वानों के अनुसार भीम प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। भीम प्रथम के सामंत बिमल ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कराया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर निर्माण कराया था। पूछा जाता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने निर्माण करवाया था? भीम प्रथम या फिर सामंत बिमल ने। भीम प्रथम के पुत्र कर्ण द्वारा अहमदाबाद नगर की स्थापना की गई थी। पूछा जाता है कि अहमदाबाद नगर की किसने स्थापना की थी? भीम प्रथम के द्वारा। सोलंकी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज हुआ, और इन्होंने क्या किया? वह स्वयं शैव और अनेक जैव विद्वान हेमचंद सूरी के दरबार में रहते थे। वह स्वयं था, लेकिन जैन विद्वान हेमचंद सूरी उसके दरबार में रहते थे। देखो, जो सोलंकी शासक था जिसका नाम काफ़ी सुना है, कौन सा शासक था लास्ट में? जयसिंह सिद्धराज। वो स्वयं तो शैव था, लेकिन उसमें जयचंद जो सूरी थे उनको संरक्षण दिया था। जयसिंह ने सिद्धपुर में एक रुद्रकाल मंदिर का निर्माण कराया था। इसके पश्चात कुंवरपाल गद्दी बैठा। हेमचंद सूरी ने उसे जैन धर्म की दीक्षा दी। प्रसिद्ध जैन विद्वान जयचंद सूरी को अपना मंत्री बनाया उसने। किसने बनाया था? और फिर इसके देखो, जयसिंह ने सिद्ध राज्य में क्या किसका जो जयसिंह थे सिद्धपुर में इसने क्या किया? एक रुद्रकाल मंदिर का निर्माण करवाया।
और इसके पश्चात जो कौन बैठे थे, कुंवरपाल गद्दी पे बैठे थे। कुंवरपाल ने जो हेमचंद सूरी थे जैन धर्म के थे, उन्होंने उनसे दीक्षा ली, साथ में अपना मंत्री बनाया। इन दोनों जैन विद्वानों के प्रभाव में कुंवरपाल कौन थे, हेमचंद सूरी और जयचंद सूरी। अच्छा, दो हैं लोग हैं। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया। हेमचंद सूरी से उन्होंने क्या किया, दीक्षा ली। वहीं जैन विद्वान जयचंद सूरी दो हैं, हेमचंद सूरी और जयसिंह सूरी। जयसिंह सूरी को उन्होंने मंत्री बनाया और हेमचंद से उन्होंने क्या, दीक्षा ली। ठीक है ना। अब इन्हों दोनों विद्वानों के प्रभाव में आकर कुंवरपाल ने परम आहट की उपाधि धारण की और अपने साम्राज्य में अहिंसा का पालन कठोरता से करवाया। चालुक्य वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था, जिसने 1178 मतलब 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। भीम द्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। बघेल वंश का जो बघेल वंश का जो कर्ण द्वितीय था, गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन जो खिलजी थे उसकी सेना से मुकाबला किया था। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय था और ये अंतिम हिंदू माना जाता है, और इसने अलाउद्दीन खिलजी सेना से युद्ध किया था। अब आता है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश, इस वंश को सूर्यवंशी भी कहते हैं। ये लोग मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ मतलब राजस्थान में है जगह। उनकी राजधानी चित्तौड़ थी। इस वंश का महान शासक राणा कुंभा था, जिसने महमूद खिलजी को हराने के लिए कीर्ति स्तंभ स्थापना किया था। महमूद खिलजी ये खिलजी वंश का शासक था, जिसने उसको हराने के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ स्थापित किया था। इसके पश्चात राणा संग्राम सिंह इस वंश के प्रमुख शासक बने। इतिहास में राणा सागा के नाम से प्रसिद्ध हुए, और राणा प्रताप इस वंश के एक अन्य प्रमुख शासक थे। देखो राणा कुंभा, राणा सागा, ये थोड़ा लोग आप भूल जाते तो याद रखना। राणा जो कुंभा थे उन्होंने कीर्ति स्तंभ स्थापना किया था। वहीं जो राणा सागा आए थे तो ये इस वंश के मतलब काफ़ी फेमस शासक थे। इनका नाम संग्राम सिंह था, ये पूछा जा सकता है। और इनकी राजधानी चित्तौड़ थी। अब सीमावर्ती राज्य, छोटे मोटे राज्य थे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। और भी राज्य थे, मतलब छोटे मोटे राज्य नहीं काफ़ी। जैसे पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। 750 ईस्वी में ये राजा बना था और इसकी राजधानी मुंगेर थी। और गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गोपाल के बाद धर्मपाल शासक बना था। धर्मपाल ने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो भागलपुर बिहार में है। वह नालंदा विश्वविद्यालय जो था, नालंदा भी बिहार में, इसको पुनर्जीवित किया था। और कन्नौज के लिए एक त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रत्याहार वंश एवं राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। 11वीं सदी में गुजराती कवि सोडल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी कहा था। इसके बाद बने शासक देवपाल ने मुंगेर में अपनी राजधानी स्थापित की। मतलब पहले राजधानी मुंगेर में स्थापित की। इनकी मतलब ये नहीं बताया पहले राजधानी क्या थी, इनको मुंगेरी राजधानी बताई गई है इनकी, और मुंगेरी राजधानी स्थापना की। किसने स्थापित की ये बताया गया है इसमें, तो देवपाल ने, ये याद रखना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ से आता है, गोपाल ने किसकी स्थापना की, विक्रम विश्वविद्यालय की, ठीक है ना। नहीं, धर्मपाल ने विक्रम विश्वविद्यालय की, और धर्मपाल ने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की, व नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो धर्मपाल ने। अब देखो हम देवपाल पढ़ रहे थे। देवपाल के बाद में जावा के शैलेंद्र वंशी बालदेव के पुत्र के अनुरुद्ध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। इसके पश्चात क्या हुआ, पाल वंश ने अपनी प्रतिष्ठा खो दी, जिसे महिपाल प्रथम ने पुनः अर्जित किया था, और उसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। महिपाल के समय चोल शासक राजेंद्र चोल ने गंगा का अभियान किया था। किसने, महिपाल के समय चोल शासक राजेंद्र चोल ने। रामपाल इस वंश का अंतिम प्रमुख शासक था, जिसकी प्रशंसा में संध्याका नंदी ने रामपाल चरित्र लिखा है। संध्याका नंदी ने रामपाल चरित्र लिखा है। पाल बौद्ध अब पाल वंश जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इन्होंने ऐसे समय में बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया था जब भारत में उसका पतन हो रहा था। जो मतलब पाल वंश थे, मतलब पाल वंशों ने यहाँ पर बौद्ध धर्म का क्या किया था, संरक्षण दिया था। पाल वंश का अंतिम शासक मदनपाल था। मदनपाल को पराजित किया था। किसने पराजित किया था, अंतिम शासक मदनपाल को पराजित कर विजय सेन ने सैन वंश की स्थापना की। अब देखो सैन वंश आ गया, ठीक है। पाल वंश खत्म हो रहा है, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं सैन वंश। सैन वंश की स्थापना सामंत सैन ने की थी।
सामंत सेन ने कोई जगह होगी राड नाम से इसमें की थी, और इनकी राजधानी थी नदिया, यहाँ पे लखनऊ थी। सेन वंश लोग ब्रह्म क्षत्रिय थे। ये लोग पहले ब्राह्मण थे, बाद में क्षत्रिय बने। सेन वंश का प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन थे, जिसने पाल शासक मदन पाल को पराजित किया था और उत्तर बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित की थी। उसके देवपाड़ी अभिलेख से उसकी विजयों का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके पश्चात बल्लभ सेन शासक बना, जो कुशल प्रशासक होने के साथ साथ योग लेखक भी था। उसने दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना की। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूरा किया था। लक्ष्मण सेन की जो राजसभा थी, राजसभा में गीत गोविंद के जो लेखक थे जयदेव, और पवन दूह के लेखक धोई, एवं ब्राह्मण सर्वज्ञ के लेखक हलायुद्ध रहते थे। श्रीधर दास उसके दरबारी कवि थे। किसके? लक्ष्मण सेन के। अब हलायुद्ध थे, लक्ष्मण सेन का प्रथम न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री बना था, और संतुलन काल के समय में इस वंश का भी पतन हो गया था। जब संतुलन काल स्टार्ट हुआ था, मध्यकालीन युग, उस समय हिंदुशाही शासक 9वीं शताब्दी के समय में आता है लगभग। और उत्तरार्ध में क्या हुआ कि इन्होंने और इसकी स्थापना कल्लर ने की थी, और इनकी राजधानी उदभानपुर थी। जयपाल इस वंश का योग और पराक्रमी शासक था, जिसने महमूद गजनवी से पराजय के पश्चात अग्नि में कूद करके आत्महत्या कर ली थी। जयपाल ने हिंदुशाही शासक था, तो इनके बारे में पूछा जाता है कि जयपाल ने किससे पराजित होकर के आत्महत्या कर ली थी, तो महमूद गजनवी से। इसके पश्चात आनंद पाल को भी गजनवी ने परास्त किया, और यह राज्य मुस्लिम आक्रमण के हुए थे। मुस्लिम आक्रमण, उसमें प्रथम शिकार यही राज्य हुआ करता था, क्योंकि पश्चिम उत्तर भाग था, उसमें सबसे पहले राज्य यही पड़ता था, और यहाँ पे सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे, सबसे पहले इसी को प्रभाव हुआ था। अब लोग बात करते हैं कामरूप। कामरूप असम में है, इसका नाम बर्मन वंश नाम से जाना जाता है। 4वीं शताब्दी में कामरूप में बर्मन वंश का उदय हुआ था। इस वंश की इस वंश की जो संस्थापक थे वो क्या? पुष्य बर्मन थे, और इसकी राजधानी क्या थी? प्रयाग ज्योतिपुरुष थी नामक स्थान पर थी। हर्षवर्धन का मित्र था भास्कर बर्मन। इस वंश का महान शासक था। इसके विषय में बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र में और हेंसांग ने यात्रा प्रमाण में लिखा है। देखो, ये जरा सा वंश है, इसके बारे में बस जरा सी याद रखना कि कामरूप जो वंश था वो बर्मन वंश, कामरूप का जो बर्मन वंश था, उस वंश का जो संस्थापक था पुष्य बर्मन था। इसकी राजधानी प्रयागपुर थी, और ये हर्षवर्धन का मित्र था। बस इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाता है। अब आते हैं कश्मीर के राजवंश। कश्मीर के राजवंश में 3 राजवंश रहते हैं, और उनकी जानकारी मिलती है कलहण की राजतरंगी से, और क्षेमेंद्र की जो बृहद कथा मंजरी है उससे, और सोमदेव का जो कथा सरिता सागर है उससे। यह वंश 1800 से लेकर 12वीं ईस्वी तक रहे थे। इसमें 3 वंशों ने शासन किया था: कारकोट वंश, उत्पल वंश, लाहौर वंश। और इस वंश में सबसे पहले इस तरह बात करते हैं कारकोट वंश की, तो 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की। हेंसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। जो हेंसांग थे, कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ था। इसने अरब आक्रमण को विफल कर दिया था तथा कन्नौज नरेश यशोवर्मन को पराजित किया था। इसने चीन में अपना जो दूत मंडल भेजा था, और इसने प्रयासपुर नामक नगर बसाया था तथा प्रसिद्ध मार्तन मंदिर, सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था ललितादित्य मुक्तापीड़ ने। इसके बारे में जितने पूछा जाता है स्थापना किसने की थी, तो आप बता देना। स्थापना जो की थी वो दुर्लभ वर्धन ने की थी, और इस वंश का सबसे कारकोट वंश का शासक था वो है ललिता मुक्तापीड़ ने, और इसने मार्तन मंदिर सूर्य मंदिर का स्थापना की थी। बस। कारकोट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश आता है, और इस वंश के संस्थापक अवंती बर्मन थे। अवंती बर्मन के अभियंता सुई ने सिंचाई के लिए अनेक नहरों का निर्माण कराया था। 958 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी थी दिद्दा। इनके बारे में पूछा जाता है। उत्पल वंश की रानी क्या नाम था? दिद्दा रानी थी, जो महत्वाकांक्षी शासिका थी। उसने 50 वर्षों तक कुशलतापूर्वक शासन किया था कश्मीर पर। उत्पल वंश के बाद वहाँ पर लाहौर वंश का आता है। लाहौर वंश का संस्थापक संग्राम था। संग्राम के बाद उसका अनंत का शासक हुआ। इसकी पत्नी सूरमती
के प्रशासन को सुधारने में काफ़ी सहायता की थी। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान, कवि और कई भाषाओं को ज्ञाता था। लोहार वंश में हमेशा हर्ष का नाम आता है और यहाँ पर उसकी पत्नी सूर्यवती, जिसकी पत्नी थी संग्रामराज की। राजतरंगिणी का लेखक कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। देखो यहाँ कह रहा है कि राजतरंगिणी का लेखक कवि कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है क्योंकि उसके शासनकाल में कश्मीर में भयानक अकाल पड़ा था। तो ये क्वेश्चन याद रखना है कि किसके समय में भयानक अकाल पड़ा था, तो हर्ष के समय में भयानक अकाल पड़ा था, इसके लिए इसको कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। एक कोई पेरिस पता नहीं कहाँ का नीरो है, वो सुना होगा। और जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1158 ईस्वी से लेकर 1155 तक शासन किया था। जय सिंह के शासनकाल में कल्हण को राजतरंगिणी के विवरण समाप्त हो जाता है। तो ये हमारा राजपूत काल समाप्त हुआ पूरा, और इसके बाद जो भी आएगा उसको हम देखेंगे।